अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिस्कस करने के लिए दो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, एक आपकी मीन और एक आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, और दोनों को मैं पहले सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। अब हम देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है उसका क्या काम है। लेट्स से कि मैंने जो है ना वो एक क्लास में 10 मार्क्स का टेस्ट लिया और ये जो 10 मार्क्स का मैंने टेस्ट लिया इसमें लेट्स से ये टेस्ट ए है और क्लास में जो है वो कोई 5 बच्चे थे। इस टेस्ट का जो मीन आया, इस टेस्ट का जो एवरेज आया, जो मीन आया वो था 7, यानी कि ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स के 7 मार्क्स हैं। और जो इस टेस्ट के स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू थी वो थी फॉर एग्जाम्पल 0। एक एक्सट्रीम केस है। एक और टेस्ट लिया, टेस्ट बी, वो भी 10 मार्क्स का था, उसमें भी 5 स्टूडेंट्स थे। उसका जो मीन था वो था 7 और स्टैंडर्ड डिविएशन थी 2। अब अगर इन दो टेस्ट की बात करता हूं तो मैं स्टैंडर्ड डिविएशन को स्टैंडर्ड डिविएशन से कंपेयर कर कर ये बात कंक्लूड कर सकता हूं कि जो टेस्ट बी है इसके मार्क्स ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है, ये स्प्रेड आउट है। स्टैंडर्ड डिविएशन की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, तो ये मार्क्स ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है या टेस्ट में थोड़ी वेरिएबिलिटी थी। पहले टेस्ट में सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स 7 आए थे, दूसरे टेस्ट में सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स 7 नहीं आए, कुछ के 7 से ज़्यादा और कुछ के 7 से कम आए होंगे। डेटा थोड़ा सा वेरी कर रहा था। इसी तरह से लेट्स से टेस्ट सी की बात करते हैं। टेस्ट सी जो है उसकी मीन है 7 और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है फॉर एग्जांपल 4। तो अगेन मैं इस टेस्ट सी की स्टैंडर्ड डिविएशन को बी और ए की स्टैंडर्ड डिविएशन से कंपेयर कर ये बोल देता हूँ कि इसमें जो है ना वो सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, मोस्ट वेरिएबल, यानी कि मार्क्स जो थे वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हुए थे। किसी बच्चे के 3 मार्क्स तो किसी के 10 मार्क्स तो किसी के 4 मार्क्स, ज़्यादा स्प्रेड हुए थे। जितनी स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होती है उतना डेटा ज़्यादा डिस्पर्स्ड होता है। अब मैं अगर ये बोल दूं कि यार मैंने एक और टेस्ट लिया जो कि 100 मार्क्स का टेस्ट था। अब जब मैंने ये 100 मार्क्स का टेस्ट लिया, इसका जो मीन आया वो आया फॉर एग्जांपल 70 मार्क्स। और इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन आई वो आई फॉर एग्जाम्पल 5, या हम चलो मीन को एक काम करते हैं, मीन को हम कर लेते हैं 65। अब यहां पर ये जो नया वाला मैंने केस ड्राफ्ट किया है इसमें हमारी जो मीन है वो कुछ ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये टेस्ट भी कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था, और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 5 है। अब इन दोनों को कंपेयर करना और ये कंक्लूड कर देना डायरेक्टली कि ये जो 100 मार्क्स वाला टेस्ट है डी,
इसके मार्क्स ज़्यादा वेरिएबल हैं, ये शायद इतना दुरुस्त नहीं होगा, बिकॉज ये टेस्ट इन इटसेल्फ 100 मार्क्स का था और इसके जो एवरेज मार्क्स थे वो भी 65 थे। यानी कि यहां पर सारी चीजें जो है वो चेंज थी। तो ऐसे सिनेरियोज में हम एक और मेजर की मदद लेते हैं जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को मजीद डिस्कस करने से पहले मैं एक एग्जांपल और बताऊंगा ताकि ये क्लियर हो जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्यों निकाला जाता है। वैसे तो ये इसलिए निकाला जाता है, अगर मैं एक मुश्किल टर्म्स में बोलूं तो हम ये कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तब कैलकुलेट किया जाता है जब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज हो उनका स्केल ऑफ मेजरमेंट कंपेरेबल ना हो। यानी कि एक टेस्ट था ही 10 मार्क्स का, उसकी मीन उसकी स्टैंडर्ड डिवीएशन कम आती। एक टेस्ट है 100 मार्क्स का, उसकी मीन उसकी स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यूज है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा आती। लेकिन इस बात को समझने के लिए लेट से एक और बात कहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे और आपके पास 2 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, ए या बी। ए आपको 10,000 रुपए कमा कर देगा, बी आपको 17,000 कमा कर देगा। आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, आपके सामने 2 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, ए और बी। ए आपको 10,000 कमा कर देगा, बी आपको 17,000 कमा कर देगा। क्या करना चाहिए? बी में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि बी जो पैसे कमा कर देगा वो ए से बहुत ज्यादा है। बी जो पैसे कमा कर देगा वो ए से बहुत ज्यादा है, इसलिए बी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, दोनों की इन्वेस्टमेंट कितनी है? सेम है, तो मसला नहीं है। दोनों की इन्वेस्टमेंट सेम है, आप दोनों को कंपेयर कर लो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट हो, ए प्रोजेक्ट जो आपको 10,000 कमा कर देगा, एक प्रोजेक्ट हो बी प्रोजेक्ट जो आपको 15,000 कमा कर देगा, लेकिन ए जो है उसमें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो और बी अगर प्रोजेक्ट परस्यू करोगे तो 3 लाख रुपए की जरूरत होगी। अगर ये डिफरेंस हो, अगर ऐसा मेंशन हो कि भाई ए प्रोजेक्ट 10,000 कमा कर देगा, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, बी प्रोजेक्ट 15,000 कमा कर देगा लेकिन इन्वेस्टमेंट 3 लाख की है, तो मैं अपना डिसीजन ऐसे तो नहीं लूंगा ना कि बी में इन्वेस्ट कर दो, बी 15,000 कमा कर देता है, बल्कि मैं ये देखूंगा कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना। यानी कि ए 10,000 कमा कर दे रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? 1 लाख। तो 10,000 को 1 लाख से डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई करो, तकरीबन 10% आता है। और बी जो है वो 15,000 कमा कर दे रहा है लेकिन 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि 15,000 को डिवाइड करो 3 लाख से, कितना परसेंट बनता है? तकरीबन 5% कमा कर दे रहा है। ए के 10% का मतलब ये है कि हर 100 की इन्वेस्टमेंट पे मुझे 10 रुपए मिलते हैं। बी के 5% का मतलब ये है कि हर 100 रुपए मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ उसमें 5 रुपए कमाता हूँ। तो ऑल्दो ए का जो रिटर्न है वो कम है, लेकिन मैं शायद ए में इन्वेस्ट करूं बिकॉज मुझे ये मालूम है कि इन्वेस्टमेंट भी तो बहुत ज़्यादा कम है। इसी तरह के केस कुछ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी हम कब कैलकुलेट करते हैं? जब हमारी जो मीन की वैल्यू है ना वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो। टेस्ट ए, टेस्ट बी और टेस्ट सी में क्या था? मीन सेम थी। जब मीन सेम थी तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हमने कंप्यूट करी, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 0 है, यानी कि हर स्टूडेंट के मार्क्स 7 ही आए होंगे। इसकी 2 है, थोड़ा सा स्प्रेड होगा। इसकी 4 है, थोड़ा सा और ज़्यादा स्प्रेड होगा। और हमने ये कह दिया कि भाई सी जो है उसका डेटा सबसे ज़्यादा वेरिएबल है। लेकिन जब टेस्ट ही 100 मार्क्स का है और मीन ही 65 है, यानी कि एक आप कह लो कि
ए बी और सी टेस्ट की जो मीन थी उससे 10 टाइम्स ज़्यादा है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, तो आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हो। ये इसी तरह है कि अगर देखो फॉर एग्जांपल ये मीन है, तो मीन सेम थी तो आपने दोनों स्टैंडर्ड डिविएशंस कंपेयर कर कर अपना डिसीजन कर लिया। लेकिन अगर मीन डिफरेंट हो तो जो स्टैंडर्ड डिविएशंस है सिर्फ वो कंपेयर करके डिसीजन नहीं लूंगा, बल्कि मैं एक रेशियो कैलकुलेट करूंगा 10%। कैसे? स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। और एक और रेशियो कैलकुलेट करूंगा 5%। कैसे? स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। और फिर अपना फैसला लूंगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो टेस्ट सी था, ये जो टेस्ट नंबर सी था, इसकी मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो 4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100। 4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100 कितना होगा? 57.14, 57.14%। और जो टेस्ट नंबर डी है जो 100 मार्क्स का था, उसके लिए 5/65 इंटू 100, और 5/65 इंटू 100 जो है ये बन जाता है आपका 7.69%। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं 57.14% और 7.69%, अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं 57.14% और 7.69%, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑल्दो इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है, इसकी 5 है, लेकिन ये डेटा ज़्यादा इन कंपैरिजन टू दिस स्प्रेडेड है या इनकंसिस्टेंट है। बिकॉज अब आप कोई परसेंटेज कैलकुलेट करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल ये 57.14% है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 57.14 अपॉन 100, और इसका मतलब ये होगा कि अगर इस टेस्ट की मीन 100 होती तो इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 57.14 होती। और इसी तरह से ये जो 7.69 है ये हो जाता हमारा 7.69 अपॉन 100, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता कि अगर इस टेस्ट की मीन 100 होती तो इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 7.69 होती। जिस तरह से हमने अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के केस में किया ना, ए का जो 10% था वो शो कर रहा था 10 अपॉन 100, और वो ये शो कर रहा था कि हर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर मैं 10 रुपए कमाता हूं। और बी का 5% जो है वो क्या शो कर रहा था? 5 अपॉन 100, और डिनोमिनेटर में इन्वेस्टमेंट है तो वो ये शो कर रहा था कि हर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर मैं 5 कमाता हूं। तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास कुछ x की वैल्यूज हैं, 10 मार्क्स का मैंने टेस्ट लिया, 4, 5, 6, 3 बच्चे थे, उनके ये मार्क्स है। मुझे कोई बोलता है कि इस डेटा का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करो, तो पहले तो मुझे मीन की ज़रूरत है। मीन जो होगा वो कितना होगा? 4 + 5 + 6 विच इज़ 15, 15 अपॉन 3 इज़ 5। और स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे देखेंगे? एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या आएंगी? 4, 4, 16, 25, 36, ठीक है ना। 4 × 4 इज़
16, 5 into 5 is 25, 6 into 6 is 36. स्टैंडर्ड डिविएशन अगर कैलकुलेट करूंगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगी, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर. ठीक है ना. समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, सॉरी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने गलत ले लिया शायद. 16 प्लस 25 प्लस 36 इज 77. समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर. सो 77 अपॉन 3, 15 अपॉन 3 इज 5, उसका स्क्वायर लिया. 77 अपॉन 3 माइनस आंसर अंडर रूट. ये कोई 0.816 की वैल्यू आ रही है. मैं वापस से चेक कर लूँ एक बार. ठीक है. अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना बनेगा, 0.816 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 विच इज 16.32%. अब अगर कोई आपको ये बोलता है कि x की सारी वैल्यूज में मैं अगर 5 ऐड कर दूं तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे चेंज होगी. कोई आपको ये बोलता है कि अगर मैं x की सारी वैल्यूज में 5 ऐड कर दूं तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या चेंज आएगा. अब आपको ये पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100. जब मैं x की सारी वैल्यूज में 5 ऐड करूंगा, जब मैं x की सारी वैल्यूज में 5 ऐड करूंगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी कि वो 0.816 ही रहेगी. और मीन की वैल्यू जो मैंने 5 ऐड किया है तो 5 से इंक्रीज हो जाएगी. ये प्रॉपर्टीज है ना मीन की, हमने पढ़ी थी, यानी कि 10 हो जाएगी. यानी कि ये कितना हो जाएगा, 0.816 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 विच इज 8.16. क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम हुआ या ज़्यादा, कम हो गया. इसलिए कम हो गया क्योंकि जब आप x की सारी वैल्यूज में 5 ऐड करते हो तो आपकी मीन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम हो जाएगा. इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो. पहली वैल्यू जो है वो 4 के बजाय 9 बन जाएगी, दूसरी वैल्यू 10 बन जाएगी, तीसरी वैल्यू 11 बन जाएगी. इसका एडिशन हो जाएगा आपका 30. x प्लस 5 होल स्क्वायर क्या बनेगा, 9 इंटू 9 इज 81. उसके बाद 100, उसके बाद 1 to 1, 1 to 1 प्लस 100 प्लस 81 इज 302. ठीक है. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगी, 302 अपॉन 3 माइनस 30 अपॉन 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट पे. 30 अपॉन 3 10 बनता है, उसका स्क्वायर जो है वो 100 बनता है. 302 अपॉन 3 माइनस आंसर अंडर रूट पे सब कुछ लिखा तो ये 0.816 सेम रहा. और मीन जो है वो तो 30 अपॉन 3 यानी कि 10 होगी. ठीक है. और इसी तरह से आपको वो वाली प्रॉपर्टी शायद याद होगी. लेट से x की सारी वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली जो x की वैल्यू 4 है वो 16 हो गई, दूसरी वैल्यू 20 हो गई, तीसरी वैल्यू 24 हो गई. 16 प्लस 20 प्लस 24 इज 60. उसके बाद 4x का होल स्क्वायर यानी कि 16 का होल स्क्वायर इज 256.
20 का होल स्क्वायर इज 400, 24 का होल स्क्वायर इज 576, 256 प्लस 400 प्लस 576 इज 1232। मीन क्या बनेगी? 60/3 इज 20। सारी वैल्यूज़ को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन भी 4 टाइम्स इंक्रीज होती है, वही वाली प्रॉपर्टी। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बनेगी? 1232/3 माइनस 60/3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। 1232/3 माइनस 60/3 यानी कि 20 का होल स्क्वायर अंडर रूट में आंसर लिखा विच इज़ 3.26। और ये भी प्रॉपर्टी थी ना, अगर मैं 0.816 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता डायरेक्टली तो भी 3.26 आता। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे क्या होगा? 3.26/20 इंटू 100। ये आपका आता है 16.3। यानी कि अगर मैं हर वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उतना ही रहेगा जितना पहले था, बिकॉज मेरी मीन भी चेंज होगी और मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन भी चेंज होगी। और ये प्रॉपर्टीज स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन की पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं।